के स्टूडेंट्स सो टुडे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास न्यू ऑर्गेनेली है। बाकी तो आपने स्कूल में पढ़ ली होंगी, लेकिन ये वाली आपके लिए थोड़ी सी न्यू है। ये है परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम। ये दो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज होती है जो काफ़ी छोटी छोटी सी होती है, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है। ठीक है। अब हमने क्यों कहा कि ये छोटी है, क्योंकि इनका साइज सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और ये भी आपके पास यूक्रियोट्स में मौजूद होंगी। इस बात का पता आपको कैसे चला है? क्योंकि इनको सराउंड किया होगा मेम्ब्रेन्स ने। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं परऑक्सीसोम्स, जिसमें आपके पास प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में दे दिया जाता है कि राइट अ नोट ऑन माइक्रोबॉडीज, फिर उनको पता नहीं होता कि माइक्रोबॉडीज क्या चीज़ है। बेसिकली जो परऑक्सीसोम्स हैं, इनको माइक्रोबॉडी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमने तीन चीजें डिस्कस की। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर है परऑक्सीसोम्स का। ठीक है। और इस परऑक्सीसोम को परऑक्सीसोम कहते क्यों हैं, इसके पीछे भी एक खास वजह है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है तो उसकी ब्रेकडाउन होती है, और हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स इसमें होते हैं, इसीलिए इसको परऑक्सीसोम कहते हैं। अच्छा, और इसका साइज बहुत छोटा है ना, इसीलिए हम इसको माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। अच्छा, अब ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं हमें कि ज्यादातर ये किधर प्रेजेंट होते हैं परऑक्सीसोम्स, इसकी लोकेशन क्या है। ये आप जब नोट्स बनाओगे उसमें हेडिंग दोगी लोकेशन, तो मोस्टली जो परऑक्सीसोम्स होते हैं ना, ये लिवर में और किडनी के सेल्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि आपके पास वहीं पर जो है तो ब्रेकडाउन होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। ठीक है। ये बिल्कुल लाइसोसोम्स की तरह ही सिमिलर है। जिस तरह लाइसोसोम है उसी तरह इनका भी स्ट्रक्चर है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि इनकी डेंसिटी जरा उससे ज्यादा डेंस है ये, और इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मौजूद है। ठीक है। अब हमारे पास एंजाइम्स जो परऑक्सीसोम्स के अंदर मौजूद है वो करते क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? H2O2। ठीक है। H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। तो क्योंकि H2O2 आपके सेल्स के लिए कोरोसिव है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, फ्री रेडिकल्स जो है तो डैमेज काज करते हैं बॉडी के टिश्यूज में। तो इस वजह से जो आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको ये ऑक्सीजन में और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन तो बॉडी का फ्यूल है, उसको चाहिए ही चाहिए, वाटर भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। तो इस तरह बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स है वो कोरोसिव इफेक्ट से बच जाते हैं। किसकी हेल्प से? परऑक्सीसोम्स की हेल्प से। किधर मौजूद है? लिवर में और किडनी सेल्स में मौजूद है। अभी आपके पास परऑक्सीसोम का और ग्लाइऑक्सीसोम का डायग्राम है। इधर आप देख सकते हो, सिंपल सा डायग्राम है। मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी मेम्ब्रेन सेम स्ट्रक्चर है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। लिपिड बाइलेयर है, आपको नजर आ रही है, अंदर इसके एंजाइम है पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स, बीच में इसके क्रिस्टलाइन कोर है, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी अंदर जो चीज बनी है ना उसने निकल के बाहर भी तो जाना है, ट्रांसपोर्ट भी होना है, तो वो इस तरह से। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओ, तो अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो बस सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करके साथ में लिख दो कि लिपिड बाइलेयर है, बीच में एंजाइम्स ड्रॉ कर दो, बस सिंपल। अब अगर हम ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें, अच्छा, ये परऑक्सीसोम्स जो है ना ये आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद है। अब ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन ग्लाइऑक्सीसोम्स जो ऑर्गेनेली है ना ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। अब ग्लाइऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर देख ले, इसके बीच में भी कोर है, साइड में मैट्रिक्स है, और बाहर मेम्ब्रेन है, सिंपल वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक प्रोसेस होता है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन हमारे पास डिफरेंट होता है नॉर्मल रिस्पायरेशन से। इसमें जो है तो लाइट यूज होती है डायरेक्टली, और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ग्रीन प्लांट्स में होता है। और ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है ना आपके पास सिर्फ शॉर्ट पीरियड में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, जब वो जर्मिनेट हो रहे होते हैं। आपको पता है ना कि सीड्स जर्मिनेशन जब करते हैं तो तब उनसे आगे जाके प्लांटलेट बनता है, और फिर उससे आप प्लांटलेट से आगे जाके प्लांट बनता है। तो ग्लाइक्सिसोम जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट्स में जब उनमें जर्मिनेशन हो रही होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ग्लाइक्सिसोम सिर्फ उन्हीं प्लांट के सीड्स में मौजूद होंगे जिनमें ऑयल होगा, जिसमें लिपिड ज्यादा होंगे। ठीक है। लिपिड रिच सीड में ये मौजूद होगा, और ऐसे आपके पास सीड्स जिनके अंदर बिल्कुल ही लिपिड्स होते ही नहीं, जैसे पी मटर का दाना, तो उनमें बिल्कुल ग्लाइक्सिसोम एब्सेंट होंगे। ठीक है। ग्लाइक्सिसोम जो है तो आपके पास प्लांट के सेल में
मौजूद होते हैं और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इसमें भी होते हैं। जिस तरह उसमें थे पेरोक्सिसोम, इस तरह ग्लाइकोक्सिसोम्स में भी है। ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, एक एंजाइम का नाम क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और दूसरे का नाम है कैटालेज। एएसई जो इधर लग जाता है, इसका साफ मतलब क्या है कि ये एंजाइम है आपके पास। ठीक है। अब ये वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं ये ज्यादातर एबंडेंटली किधर होते हैं? प्लांट के सीडलिंग्स में होते हैं। अब सीडलिंग क्या चीज है? जो आपके पास सीड से बिल्कुल छोटा सा प्लांट निकलता है ना, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। ठीक हो गया है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है? क्यों ग्लाइयोक्सिसोम जो है तो लिपिड रिच सीड्स में मौजूद होते हैं? ग्लाइयोक्सिसोम का फंक्शन ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ग्लाइयोक्सिसोम प्राइमरी फंक्शन इज टू कन्वर्ट व्हाट इनटू व्हाट, या क्या फंक्शन है इसका, या आपको मल्टीपल एमसीक्यूज दिए होंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लाइयोक्सिसोम का फंक्शन क्या है, कि ये फैटी एसिड्स को, हमने कहा ना कि फैटी एसिड जिस सीड में ज्यादा होंगे उसमें होंगे, जिसमें है ही नहीं तो उधर फिर इसका क्या काम? ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। अब क्यों कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर है, और प्लांट को शुगर चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज के लिए, एज ए सोर्स ऑफ फूड उसको यूज करता है। ठीक है। अब लिपिड रिच सीड्स आपके पास क्या है? सोयाबीन सीड्स हैं। तो ग्लाइकोसिसोम जो है वो वहां पर लिपिड्स की ब्रेकडाउन उस पर करता है, और ये कंप्लीटली एब्सेंट होंगी ग्लाइकोसिसोम सीड उन सीड्स में जिनमें आपके पास लिपिड नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मीन साइटोप्लाज्म से लिए गए, और स्केलेटन तो स्केलेटन का ही वो है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास एक नेटवर्क होता है, जिस तरह आपकी बॉडी में स्केलेटन है, जिस तरह घरों में बुनियाद वगैरह डालते हैं ताकि वो अपराइट स्टैंड हो सके इरेक्ट, इसी तरह सेल को भी तो अपने शेप के लिए, सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए। तो सेल के स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। हमारे पास कोल्जॉफ साइंटिस्ट था, जब वो स्टडी कर रहा था अंडर द माइक्रोस्कोप सेल्स को, तो उसने देखा कि एक फिब्रस नेटवर्क है स्केलेटन की तरह का साइटोप्लाज्म में। जितने भी यूक्रियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में बिल्कुल स्केलेटन स्केलेटन जिस मटेरियल से बनता है उसी तरह का मटेरियल है, फिब्रस फाइबर्स हैं पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया? कोल्जॉफ ने किया। बाद में कोहेन नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने कंफर्म किया कि कोल्जॉफ ने जो देखा था वो बात ठीक थी। इसने जो है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। अब कोहेन के मुताबिक जो साइटोप्लाज्म होता है जितने भी यूक्रियोटिक सेल का, उसमें एक साइटोस्केलेटन का नेटवर्क होता है। ठीक है। अब साइटोस्केलेटन कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है भाई? ये साइटोप्लाज्म का स्केलेटन, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बोन के ये टाइप के सेल है, या हम कहते हैं हमारे पास एक एक्सियल स्केलेटन है और एक आपके पास है पेंडिकुलर स्केलेटन है। तो इस तरह से ये तीनों जो ट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये मिल के साइटोस्केलेटन के फाइबर्स को बनाते हैं। ठीक है। अब जो आपके पास मेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन में, वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में। हमने पढ़ा ना कि तीन ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब आपसे एमसीक्यू में जरूर पूछ सकते हैं कि बताएं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन से वाले में है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, और साइटोस्केलेटन के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा एक्टिन, मायोसिन, अगर आपको याद हो तो एक्टिन और मायोसिन कहाँ पे थे? ट्रोपोमायोसिन कहाँ पे थे? मसल्स में थे ना। तो ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों के तीनों जो आपके पास प्रोटीन्स हैं ये मौजूद होंगे। ठीक है। आपके पास साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में। अच्छा, कुछ आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और इनसे बन जाती है। इनकी असेंबली से वो वाले ऑर्गेनेलीज बनते हैं, जैसे सिलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया। सिलिया किसके ऊपर होते हैं? पेरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे से आपने देखे होंगे अपेंडेजेस, जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला, फ्लैजिला जो आपके पास ह्यूमन स्पर्म सेल में होता है फ्लैजिलम, या डिफरेंट जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें फ्लैजिलास होते हैं जो उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा बेसल बॉडीज जो सेल में होती है, और सेंट्रियोल्स, आपने सेल डिवीजन में इन दोनों चीजों का नाम सुना होगा।
तो ये जो चीजें हैं, ये सारे जो आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं, ये जब माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उनसे ये बनते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि अमीबॉइड मूवमेंट जो है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है या सेल्स है उनके अंदर, एनिमल्स के सेल्स के अंदर आपके पास साइक्लोसिस होती है। साइक्लोसिस क्या है? जब आपके पास साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर रहा है। जब साइटोप्लाज्म मूवमेंट करेगा, जैसे आपके ब्लड में, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, इसी तरह जब साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है तो सर्कुलर फॉर्म में करता है, इसलिए हम उसे साइक्लोसिस कहते हैं। तो जो भी मटेरियल है वो पूरे के पूरे सेल में फैल जाता है, या अगर किसी वेस्ट ने रिमूव होना होता है तो उसको रिमूविंग के लिए वो उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो साइक्लोसिस, और इसके अलावा अमीबॉइड मूवमेंट किसे कहते हैं? जिस तरह अमीबा चलता है ना, तो वो अपने सूडोपोडियस को, फॉल्स लेग को आगे आगे मूव करके जा रहा होता है, तो उस तरह की मूवमेंट भी बास्ट सेल्स करते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट या अमीबा की ही मूवमेंट में या साइक्लोसिस में भी आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या फंक्शन है? ये आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेल का शेप और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करे सेलुलर कंपोनेंट्स के। ठीक है। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये सेल के शेप्स को मेंटेन करते हैं, इसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, अब वन बाय वन इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास लॉन्ग होते हैं, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं लिखनी होती, और इनके अंदर क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, कि ये असेंबली और डिसअसेंबली करते हैं सिंपल स्पिंडल स्ट्रक्चर्स की ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उनकी असेंबली यानी कलेक्ट होना और एक दूसरे से अलग होना, वो सब के सब फंक्शंस कौन करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। ठीक है। अब दूसरे हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट से जो है, तो इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दोनों के बीच का होता है, तो इंटरमीडिएट डायमीटर होता है, इसलिए हम इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ये करते हैं हमारे पास हेल्प कि सेल के शेप को मेंटेन करें। ठीक है। इसके बाद है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स आपके पास एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद होते हैं, लोअर प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं, जैसे आपके पास मोसेस हो गए, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, लिवरवॉर्ट्स हो गए, उनमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसके साइज की बात करें तो होलो सिलेंडर्स होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। साइज इनका 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर या फिर 0.2 से माइक्रोमीटर तक हो सकता है। हमेशा सेंट्रियोल्स पेयर में होंगे, कभी भी अकेले नहीं होंगे। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है, ये बिल्कुल राइट एंगल पे एक दूसरे के मौजूद होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब सेल डिवीजन से पहले ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इनकी डुप्लीकेशन हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे, और इसके जो पेयर्स हैं ना, वो न्यूक्लियस के दोनों ऑपोजिट साइड्स पे चले जाएंगे। और ये आप लोगों ने ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसको पढ़ा भी होगा, आपको याद होगा सेंट्रियोल्स के बारे में। ठीक है। अब ये जो स्पेंडल फाइबर्स है, इसकी फॉर्मेशन आपके पास कब होती है? सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है, तो उसी दौरान आपके पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमने पढ़ा ना कि ये स्मॉलर स्मॉलर प्लांट्स में होंगे, हायर प्लांट्स में नहीं होंगे। तो ये हमारे पास हायर प्लांट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब फ्यूरो, फ्यूरो का मतलब वो जो क्लीविएज, वो जो आपके पास डिविजन सी बनती है सेल के बीच में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उसकी फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल्स जो है सिलिया और फ्लैजिला के अंदर भी मौजूद होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बनने में भी वो हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्योंकि सिलिया और फ्लैजिला जो है, हमने कहा कि ये साइटोस्केलेटन से ही मिलके बनते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को भी हम साथ में पढ़ लेंगे। अब जितने भी हायर प्लांट्स है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, तो उनके न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि जो हमारे पास स्पेशल ट्यूबुलिन प्रोटीन है, जैसे गैमा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो जो है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, एनिमल सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन इनको नाम क्यों पर डिफरेंट दिए गए हैं? नाम इनको इसलिए डिफरेंट दिए गए हैं कि सिलिया जो है, तो सिलिया और फ्लैजिला को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिस्कवर किया गया था।
ठीक है। सेल्स में आपके पास एक या दो लॉन्ग फ्लैजिलास हो सकते हैं, जबकि सिलिया आपके पास छोटे छोटे होते हैं और पूरे के पूरे सेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब जो आपके पास ह्यूमन स्पर्म है या जितने भी मैमल्स हैं, उनके जो स्पर्म्स होते हैं, उनमें एक फ्लैजिला होता है। अगर आपको याद हो, क्लेमिडोमोनास एक एल्गी है, ग्रीन, ठीक है। वो कभी कभार एज एनिमल एक्ट करता है, कभी कभार एज अ प्लांट एक्ट करता है, बट एक्चुअली दैट इज एन एल्गी। उसके दो फ्लैजिलास होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके पास यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, पैरामीशियम, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर किया होता है सिलिया ने। ठीक है। अब सिलियरी और फ्लैजिलरी जो बीटिंग होती है, ये हमेशा मूवमेंट बैंड्स की फॉर्म में करते हैं। आपको रेगुलर बैंड्स नजर आएंगे हमेशा इन स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल बेस से। वो मूवमेंट स्टार्ट होती है और फिर उसके टिप की तरफ जाती है। जैसे हेयर के बेस से मूवमेंट स्टार्ट होती है और उसके टिप तक पहुंचती है ना, तो सिलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट भी उसके अंदर से, उसके बेस से निकलती है और उसके टॉप तक पहुंचती है। वर्चुअली जितने भी आपके पास यूक्रियोटिक सिलिया है और फ्लैजिला है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और उनके सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, और जो उनके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एक्सोनीम। ठीक है। अब एक्सोनीम की अरेंजमेंट की बात हम करें तो इसमें किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है? 9 आउटर डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बाहर जो है ना डबल डबल स्ट्रक्चर्स होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और बीच में उनके सिंगल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है। अब ये जो बंडल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इसके अंदर एक्सोनीम भी होता है, और इसको पूरा का पूरा सराउंड किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। तो हमने सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा। क्या पढ़ा हमने इसमें? कि बीच में एक्सोनीम है, साथ में 9 पेयर्स अरेंज है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और उन सब के ऊपर क्या? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनेली है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ यूक्रियोट्स में मौजूद होती है, लेकिन कहते ये हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, तो ये इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोट्स से। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके पास सारे के सारे यूक्रियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। ठीक है। आल दो आपके पास जो मेच्योर रेड ब्लड सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जो है इसको मसल सेल्स में डिस्कवर किया गया था, और इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल वेसिकल्स के फॉर्म में नजर आता है, या कभी कभार रोड्स की तरह नजर आता है, या फिलामेंट्स की तरह नजर आता है, और उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी मॉर्फोलॉजी होती है, यानी फॉर्म स्ट्रक्चर जो इसका होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। आल्दो हमारे पास जो नंबर है, शेप है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट होता है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो समवट इंटरनल स्ट्रक्चर इसका सिमिलर है। अब जिन जिन सेल्स में ज्यादा जरूरत होगी ना एनर्जी की, क्योंकि दीज आर द पावर हाउस ऑफ सेल, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब किधर ज्यादा चाहिए होता है? हमारे जो मसल सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं। किसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, और जिसका इनर मेम्ब्रेन होता है उसने अंदर फोल्डिंग की होती है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर भी कुछ आपके पास जेली लाइक लिक्विडी मटेरियल है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया होता है। इससे पहले हमने दो ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरा हमने पढ़ा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उन दोनों की फोल्डिंग्स को हम क्या कह रहे थे? उनको हम सिस्टरना कह रहे थे। और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन की केमिकल नेचर बिल्कुल सेम है। कैसी है? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली इनकी भी वैसी ही है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास बात है, बाकी किसी ऑर्गेनेली में ये नहीं थी। हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये एबिलिटी है कि ये खुद ब खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। इसका अपना एक डीएनए होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आपके पास राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। इसमें राइबोसोम्स भी है, इसके अंदर एक अपना डीएनए है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसका मतलब कि अपने लिए प्रोटीन्स भी बना सकता है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद को खुद ही डिवाइड कर सकता है। इसका कोई काम नहीं है सेल डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको न्यूक्लियस से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये खुद ही इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा। अब ये जो इनर सरफेस होता है क्रिस्टी का, क्रिस्टी क्या है? जो इनफोल्डेड मेम्ब्रेन है, जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इस तरह से इसने इनफोल्डिंग्स की होती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी के अंदर आपके पास इस तरह के नोब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये मैं आपको इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ करके बता रही हूँ बाहर, ठीक है। इसका इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इस तरह के बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये फिर आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ये कोई फजूल नहीं है, इस तरह किस तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फर्नांडिस पार्टिकल्स। तो अब ये जो अंदर आपके पास छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं ना क्रिस्टी के अंदर, तो इसके बहुत से नाम है, ये बड़ा न्याजबीन है। इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं, इसको हम फर्नांडिस पार्टिकल्स भी कहते हैं। फर्नांडिस पार्टिकल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम फर्नांडिस था। और इसके अलावा इसका कोई और नाम भी है, दो तीन और भी हैं, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, फर्नांडिस पार्टिकल भी कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं। सारे के सारे नाम इन छोटी छोटी चीजों के हैं जो कि इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जितने भी एरोबिक रिस्पायरेशन के रिएक्शंस होते हैं, आपको पता है ना कि रिस्पायरेटरी रिएक्शंस जो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डिफरेंट एरोबिक रिस्पायरेशन के स्टेप्स हैं। तो आपके पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, वो सारे रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है ना, इधर ही आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन के स्टेप्स होंगे और फिर आपके पास एटीपी बन के आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद क्या, अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें आपके पास लार्ज नंबर में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स ऐसी चीजें जो कि एंजाइम्स के साथ मिलके उनकी हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे ना कि रिस्पायरेशन के कौन कौन से स्टेप्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बता दे, या क्रेब्स साइकिल किधर होता है, तो आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी होता है, फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म जो है तो वो भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, आपको पता है कि फैट्स की भी जब मेटाबॉलिज्म होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्रेब्स साइकिल भी जो है एटीपी के बनने के लिए प्रोसेस है, और आप डिटेल में आगे अगले चैप्टर्स में इसको पढ़ोगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, हमारे पास एनर्जी निकल के आ जाती है, ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जो भी हमने खाया था और उससे एनर्जी निकल आती है। और एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी यूज करती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी। ए क्या है? एडेनिन। जो आपने एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन चार पढ़े थे ना, बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस जिससे मिलकर डीएनए बनता है, तो उसका जो एडेनिन है वो, और उसके साथ तीन फॉस्फेट, तो ये बड़ा हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, ये बहुत एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, तो हमारे पास फिर ये एनर्जी जो है सेल की नीड के अकॉर्डिंग रिलीज होती है, ठीक हो गया। अच्छा, चलिए इसके बाद इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।